कांग्रेस से हमारे साथ अबू शर्मा है। भाई अबू शर्मा जी, आज आपको सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तो आप भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तो आपका कुछ है नहीं। एक सीट बाई इलेक्शन में जीते थे, वो भी टीएमसी में चली गई, और ममता बनर्जी रैलियों में ये खुलेआम कहती हैं कि कांग्रेस वहां पर बीजेपी की बी टीम है। लेकिन दो धड़े हैं अबू शर्मा जी। एक इकोसिस्टम जिसकी मोदी बात करते हैं कि भाई मेरी जीत को भी मेरी हार बताते हैं, एक वो इकोसिस्टम है जो ये कह रहा है कि वहां पर इतनी बुरी हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रधानमंत्री को खुद रैली करने जाना पड़ा। दूसरा धड़ा जो है, जो उनके पक्ष में है, वो ये मानता है कि इस बार जीत की पक्की गारंटी है, इसलिए प्रधानमंत्री अपना फेस आगे ला रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और ये दावा कर रहे हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी वहीं करेगी। आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले प्राकृतिक आपदा में जो लोग का निधन हुआ, मैं अपना कांग्रेस पार्टी के पक्ष से उनका संवेदना जाहिर करना चाहता हूं। बहुत दुखद खबर है, और उसके बाद मैं राजनीति का चर्चा करूंगा। जी देखिए, बंगाल में जब कांग्रेस का सरकार बना, चाहे वो मतलब नेहरू जी का सरकार हो या इंदिरा जी का सरकार हो, बंगाल से बहुत मतलब मजबूत केंद्रीय नेता होते थे, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, एबीए गनी खान चौधरी हो, और उसके बाद ममता बनर्जी हो, अजीत पांजरा हो, पीआर दासमुंशी हो, ये सबको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता था और वो लोग बंगाल का विकास करते थे। हाँ, ये बंगाल का जागरूक जनता को याद है। 2019 में कहीं ना कहीं है, मैं मान रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व को थोड़ा आधा बंगाल विश्वास किया था। जो बंगाल का जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए जो सपना मोदी जी ने दिखाया था, तो उसमें भरोसा किया था। लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक ही आदत है, जनता से ले लो, दो कुछ मत दो। यही आदत बंगाल में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, 5 किलो। 81 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी की चिंता नहीं है अबू शर्मा जी। मोदी जी का 2 जून की रोटी में जो पैसा उनका खर्च होना था वो अपनी बाकी योजनाओं में लगा रहे हैं। अबू शर्मा जी, आयुष्मान योजना के बारे में आपने सुना होगा, घर के बर्तन भांडे बिक जाया करते थे, फिर भी इलाज नहीं मिलता था। अब 5 लाख तक का बीमा है। साहब जी, अभी 5 किलो अनाज के साथ घर पे सब्जी भी आएगा। 4 तारीख के बाद से घर पे सब्जी भी आएगा, मिठाई भी आएगी। अच्छा, आप बेफिक्र रहिए, 4 तारीख के बाद से वही गरीब घर में सब्जी भी आएगा, सूखा चावल खाने की जरूरत नहीं है, सब्जी भी आएगा। जो बात मैं कह रहा था, पश्चिम बंगाल में जीतने के बाद एक भी केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। आज पश्चिम बंगाल में मालदा जिला में गनी खान चौधरी ने ऐसा काम किया, बिना सांसद रहते हुए अधीर चौधरी ने ऐसा काम किया बरहमपुर में, जो वो लोग हमेशा जीतते हैं। आज कितना साल हो गया, गनी खान जी का निधन हो गया, उसके बाद भी जीत रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल को धोखा दिया। अब ये जो मत है, अभी सीधा लड़ाई पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी वाम कांग्रेस के साथ टीएमसी का हो रहा है। और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं, जो जाफर इस्लाम साहब कह रहे हैं, 4 तारीख को उनको भी बुला लेना, मेरे को भी बुला लेना। मैं इस मंच में दावा के साथ कह रहा हूं, 12 से ज्यादा सीट पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। और आज जो उत्तर कलकत्ता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, वहां पश्चिम बंगाल कांग्रेस से एक मतलब इतना सज्जन उम्मीदवार अध्यापक प्रदीप भट्टाचार्य, इतना 50 साल का राजनीतिक जीवन में बंगाल के मंत्री रहे, कांग्रेस गवर्नमेंट में 96 में सांसद रहे, राज्यसभा का भी सांसद रहे। मैं चैलेंज और दावा कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, तो वो मैं बोल रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी का उत्तर कलकत्ता है, और यहाँ का जागरूक जनता जब मतदान केंद्र जाएंगे ना, सबसे पहले ईमानदार प्रदीप भट्टाचार्य जी का तस्वीर उनके सामने दिखेगा। और कहीं ना कहीं मैं दावा के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तापस रॉय तीसरा नंबर पे चले ना जाए, वो तीसरा नंबर पे चले जाएंगे, ये भी मैं दावा के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आपके दावा आपने दावा किया। मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी का रुख करूंगा। प्रोफेसर संगीत रागी जी, टीएमसी की जीत के अपने दावे हैं। सवाल ये उठता है कि वो मोदी को तानाशाह बता रहे हैं, लेकिन
प्रधानमंत्री को वो कुछ नहीं समझते, देश के गृह मंत्री को वो कुछ नहीं समझते, वहां के राज्यपाल को कुछ नहीं समझते, वो चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझते। और अब तो ममता बनर्जी ने खुलेआम सार्वजनिक रैली में यह तक कह दिया कि हाईकोर्ट का जो मन करे कहे, हम उसके आदेश को नहीं मानते। इतनी जबरदस्त अवहेलना करने के बाद किसी को भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैं। और न केवल वो हैं, बल्कि वो कह रही हैं कि इस बार सबका सफाया हो जाएगा। और उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि न केवल टीएमसी की वहां सरकार रहेगी, बरकरार रहेगी, बल्कि वो किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा कहा। ममता बनर्जी जो कुछ कहती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया। और इतना खुलेआम कहना कि तुमको जो करना है करो, हम तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, यह तो एक अवमानना का विषय बनता है। लेकिन देखना है कि जो कोर्ट बाकी पार्टियों के इंडिविजुअल गरीब गुरबे लोगों के ऐसी बात बोल देता तो कल उसको नोटिस पहुंच जाता और 5वां दिन जेल में चला जाता। लेकिन अब इनकी अपना है। देखिए, सच तो ये है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक लड़ाई, जिसको कहते हैं वाटरलू, लड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में आज के दिन में करप्शन इनके जीभ पर चिपक गया है। संदेश खाली से लेकर के करप्शन लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाना और पश्चिम बंगाल को कश्मीर की दिशा में खींचने का काम जो है वो ममता बनर्जी ने किया है। देखिए, यही ममता बनर्जी थी जो एक समय संसद में बांग्लादेशी लोगों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाने की बात करते हैं। खेदो 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 इनको कहा जाता था, बांग्लादेशी खेदो इस अभियान चलाया था। चूंकि वो उनका वोट बैंक बन गया तो आज के दिन में वो एन ब्लॉक वोटिंग करते हैं। और सिंगूर के बाद से ये चीज़ें बदली थी तो आज ममता बनर्जी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो मानता हूं कि हाँ, ये बंगाल की धरती जो है स्वामी विवेकानंद की धरती है, जिन्हें कहा था कि एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या नहीं कम होती है, बल्कि हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। ये मेरी उक्ति नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद की उक्ति है। ये स्वामी विवेकानंद की उक्ति है कि 2 धर्म दुनिया में ऐसे हैं जिनके लिए बाकी धर्म सारे दुश्मन हैं। उस बंगाल की धरती पर रेडिकल इस्लामिस्टों को खड़ा करने का पाप जो है सुश्री ममता बनर्जी जी को जाता है। अब ऐसे में महत्वपूर्ण बात है कि क्या आने वाले दिनों में इस चुनाव का क्या होने वाला है। मुझे लगता है लड़ाई इस बार बहुत साफ है। कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दहाई के भी आंकड़े से नीचे उनका परसेंटेज ऑफ वोट है। भारतीय जनता पार्टी 6% से 17% से आज 41% के वोट प्रतिशत पर आ चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इन आंकड़ों को पार करना बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बूते पर पश्चिम बंगाल में 25 से 32 सीटें लाएगी और ममता बनर्जी का काउंटडाउन यहीं से शुरू होगा। मुझे लगता है कि जो कोई भी आज के दिन में ममता बनर्जी के टेरर और जो भी उनकी जो तानाशाही रवैया है, आप सोच सकते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री खुलेआम कहती है मैं प्रधानमंत्री का टेलीफोन नहीं उठाती है। आप क्या बताना चाहते हैं इस देश को? क्या आप इतने घमंडी हो गए हैं? मनरेगा की बात आई, आपने बहुत सही जिक्र किया था। मनरेगा के पैसे नहीं मिलते हैं ये तो आपने बता दिया, लेकिन आप उस पैसे का ऑडिट नहीं कराते हैं ये तो आपने नहीं बताया। ऑडिट में बहुत मजबूरी के साथ ऑडिट कराया तो उसमें बहुत सारी अनियमितताएं आई, उसके बारे में आपसे जवाब मांगा जा रहा था, ये नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है, ये गृह मंत्री ने कहा है और एक बार नहीं कई बार कहा गया। तो चूंकि आप करप्शन के टीले पर खड़े हैं, आपके एक एक मंत्री के यहां से पूरा भर भर नोटों की जिसको मशीन भी जो है वो 24 घंटे नहीं 48 घंटे चलाना पड़ता हो, कई मशीनें बाहर से मंगानी पड़ती हो, तो आप आज के दिन में करप्शन ममता ज़ी न्यूज़।